हेलो वॉरियर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों को जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं उसका ये सेकंड पार्ट है। ओके। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज हम लोग अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को 175 क्वेश्चंस करवा रखा है, ठीक है। तो उसके आगे का जो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 176 नंबर क्वेश्चन है। व्यवगत सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ठीक है, व्यवगत सिद्धांत को लाया किसने था, सबसे पहले ये जानते हैं। तो व्यवगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 ईस्वी तक। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग जब 1856 से लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 तक रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी के बाद जब लॉर्ड कैनिंग शासन करने आया तो उसने व्यवगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक दो चीजें और आप लोग ध्यान में रखिए कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। अगर आपसे पूछता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो उसके द्वारा इसे भारत का वायसराय घोषित किया गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई थी, ठीक है। तो देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में लागू किया गया था तथा पोर्टफोलियो प्रणाली भी 1861 ईस्वी में ही लागू की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बनाया गया। तो मैकाले द्वारा प्रारूपित जो दंड संहिता थी उसे कानून 1858 ईस्वी में ही बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपराध विधान संहिता कब लागू की गई। तो अपराध विधान संहिता 1859 ईस्वी में लागू की गई थी, 1859 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। तो वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने किया था। लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल कब से कब तक रहा है दोस्त, तो 1862 से 1863 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का कब से कब तक रहा है, तो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा है। और लॉर्ड कर्जन का कब से कब तक रहा है, तो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड लॉरेंस ने, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस ने शानदार निष्क्रियता के नाम अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1864 टू 69 तक रहा है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का कब से कब तक रहा है, तो 1856 से 1862 तक रहा है। और लॉर्ड डलहौजी का कब तक रहा है, तो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। सारे सारे जो भी गवर्नर जनरल और वाइस रहे हुए हैं उनका मैं शासनकाल आपको वीडियो में ही याद करवा दूंगा, ठीक है, इसका आप टेंशन ना लो। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लॉरेंस ने किया था, ठीक है। अभी मैं आपको बताया लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल, ठीक है। तो लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल जो इसके पिछले ही क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूं वो 1864 टू 1869 तक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्र टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। तो ये लॉर्ड लॉरेंस के ही शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए सॉरी, लॉर्ड मेयो ने अब कब अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना की गई, तो 1872 ईस्वी में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। तो ये लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुई थी। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1869 टू 72। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड मेयो से अभी जैसे 3 क्वेश्चन आया ना, जैसे देखिए लॉर्ड मेयो ने कब अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, तो 1872। लॉर्ड मेयो के शासन काल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना हुई, तो 1872। तो लॉर्ड मेयो के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इसने 1872 में ही काम किया था, ये ध्यान में रखेंगे अगर आपको ऐसे याद नहीं आता है तो, ठीक है। और
अगला क्वेश्चन है, एक अफगान शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो ये लॉर्ड मेयो का, देखिए ये मरा भी 1872 ईस्वी में ही। ठीक है, तो देखिए इसके पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस अंग्रेज अधिकारी का, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का भारत में कब्र है, और उस केवल एक ही ऐसा अंग्रेज गवर्नर जनरल है जिसका भारत में कब्र है। तो आपने उसका आंसर अभी तक पिछले वीडियो में नहीं दिया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, और ये दूसरा अंग्रेज अधिकारी था जिसका भारत में हत्या किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने यह घोषणा की थी, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने किया था। ठीक है, क्या इसका क्या घोषणा था, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ये किसका कथन है? तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का है, और ये कथन भी कह सकते हो इसे, या इसके द्वारा किया गया ये मतलब कार्य भी था। ठीक है, तो और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आया था, जिसका शासनकाल 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, लॉर्ड मेयो का कब से कब तक रहा है? तो 1869 टू 1872। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब को कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो पंजाब के कूका आंदोलन के समय जो नॉर्थ ब्रुक का शासनकाल था। ठीक है, और पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो ये भगत जवाहर मल ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्यिक ज्ञान की वजह से साहित्य कोप में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा ये बस एक ध्यान में रखेंगे कि ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। ठीक है, क्या ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। अच्छा, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1876 टू 1880 तक रहा है। ठीक है, 1876 से 80 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन का कब से कब तक रहा है? तो लॉर्ड कर्जन का 1899 टू 1905 मतलब 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा है। और लॉर्ड रिपन का इसके आगे, लॉर्ड लीटन के बाद लॉर्ड रिपन ही आएगा, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लीटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया? तो लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया था। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने भी अकाल आयोग का गठन किया है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया था लॉर्ड लीटन ने, वो किसकी अध्यक्षता में किया था? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किसका आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और ये प्रथम दिल्ली दरबार था। ठीक है, कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। ठीक है, किसके किसके किसे किसे मतलब कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ठीक है, किसको कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए? तो ये लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ठीक है, और इसने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए थे। ठीक, विशेषकर किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था? तो सोम प्रकाश। ठीक है, लॉर्ड लीटन के द्वारा जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में, यह विशेषकर सोम प्रकाश के लिए ही पारित किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो ये पायनियर अखबार था। ठीक है, पायनियर अखबार ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित हुआ था। अच्छा, ये पूछे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लीटन। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 1878 में पारित हुआ था, और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1876 से 1880 तक रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी?
तो ये लॉर्ड लीटन ही था जो सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीटन ने किस जगह मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की? तो ये अलीगढ़ में। ठीक है, लीटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श से सन 1882 ईस्वी में लगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? तो ये लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल मैं बता चुका हूं 1880 से 1884 ईस्वी तक का है। ठीक है, लॉर्ड लीटन का कब से कब तक रहा है? 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा है। और लॉर्ड कर्जन का कब से कब तक रहा है? तो 1899 से 1905, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय सुशासन का जनक कौन कहलाता है? तो स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि स्थानीय सुशासन का जनक कौन कहलाता है? तो लॉर्ड रिपन कहलाता है। ठीक है, किसके शासनकाल में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुई? तो लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कब नियमित जनगणना हुई? तो 1881 में। लॉर्ड मेयो ने कब करवाया था इसके पहले? तो 1872 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था। और 21 वर्ष से 19 वर्ष किसने कर दिया था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था। तो लीटन ने जो भी काम, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, तो उसे रिपन ने खत्म किया। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा, तो उसे पुनः रिपन ने ही 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1881 की जनगणना में किनको नहीं जोड़ा गया था? तो ये हैदराबाद, ठीक है, और राजपुताने, मतलब ये ए और बी दोनों को नहीं जोड़ा गया था। 1881 की जनगणना में किनको नहीं जोड़ा गया था? तो हैदराबाद और राजपुताने दोनों को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1881 में किसके द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो 1881 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम में क्या क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, सही है। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित था, ये भी सही है। एक चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। ठीक है, तो यह भी सही है, मतलब इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था? तो देखिए शैक्षिक सुधारों के लिए एक विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो इल्बर्ट विधेयक आया था 2 फरवरी 1883 ईस्वी को, ये इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध था? तो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ठीक है, हमारा कि किसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 से 88 ईस्वी तक हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था? तो देखिए लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1884 से 1888 ईस्वी तक। ठीक है, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे,
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। इसमें शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट का था। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यानडूब की संधि, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 ईस्वी में हुआ था, और इसी के तहत लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1885 से 1888 ईस्वी तक हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1884 से 88 तक डफरिन का शासनकाल था, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया था, तो ध्यान में रखिएगा 1888 ईस्वी में, ठीक है। और किस युद्ध के द्वारा पूछता है कि बर्मा को अंतिम रूप से किस युद्ध के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, तो ये तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1888 से 94 ईस्वी तक रहा है। और लॉर्ड डफरिन का कब से कब, लॉर्ड रिपन का कब से कब तक रहा है? तो 1880 से 84 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये लॉर्ड डफरिन का ही शासनकाल था, जो 1884 से 88 ईस्वी तक चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम किसने बनवाया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनवाया गया था। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 ईस्वी में, और लॉर्ड कर्जन ने ही पारित करवाया था, ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। सर किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता अकाल आयोग का गठन किया गया? तो देखिए अकाल आयोग का गठन जो सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में किया गया था, ये 1904 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया था। उस समय शासनकाल लॉर्ड कर्जन का ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कहां एक कॉलेज की स्थापना की? तो क्वेटा में कर्जन के द्वारा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अच्छा तो इसका आंसर नहीं लगाया हूं, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित मैदान में, ठीक है। किसके समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? तो देखिए ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1888 से 1894 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। और 1894 से 99 तक किसका रहा है? तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड का, मतलब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय कारखाना अधिनियम से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो देखिए द्वितीय कारखाना अधिनियम के तहत इस अधिनियम को लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लाया गया, ठीक है, सही है। इसका वर्ष 1891 ईस्वी था, ये भी सही है। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी सही है। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कर्जन के द्वारा कब लाया गया था? तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया? तो सहकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कर्जन के बारे में सत्य है? तो इसने कृषि बैंक खुलवाए हैं, सही है। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की, ये भी सही है। 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली, ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से सभी सही हो जाएंगे।
किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी? तो ये लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया? तो कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। और ये प्रभावी कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये शिमला में की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन में मतलब आप लोग को कंफ्यूज किया जा सकता है। आप लोग सोचेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा तो बंगाल में ही की गई होगी, लेकिन नहीं दोस्त, बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में की गई थी। ठीक है। इसलिए अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की योजना किस तिथि से लागू हुई? तो बंगाल विभाजन की योजना 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल को किन प्रांतों में बांट दिया गया था? तो बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और पश्चिम बंगाल। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ था? तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका था। ठीक है। और पूर्वी बंगाल का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ था? तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगर ये पूछे पश्चिम बंगाल का किसे किया गया था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये ब्लूमफील्ड फुलर थे। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का किसके साथ मतभेद हो गया था? तो ये सेनापति जो किचनर था उसी के साथ कर्जन का मतभेद हो गया था। ठीक है। और कर्जन ने अपना त्यागपत्र कब दे दिया था? तो अगस्त 1905 ईस्वी में। इसी मतभेद की वजह से उसने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 237 नंबर क्वेश्चन है कि किसके समय में किचनर परीक्षा प्रणाली को सैनिक परीक्षा में शामिल करके सेना की शुद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा है। आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है। चलिए फिर पूछ रहा है, गलत सुमेल को छांटिए। ठीक है। समिति सिद्धांत दिया गया, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है। ठीक है। तो देखिए भारत सुधार समिति दादा भाई नेहरू जी। ठीक है। और ये कहा गया था 1897 ईस्वी में इंग्लैंड में किए गए थे। ठीक है। फिर धन निकास का सिद्धांत तो किसने दिया था? धन निकास का सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरू जी ने, दत्त एवं वाचा ने। ठीक है। इन तीनों के द्वारा दिया गया था। तो दादा भाई नेहरू जी भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम सदस्य। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम सदस्य दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है। और इसके बारे में मैं कुछ और आपको बताता हूँ। देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान में रखेंगे। और ये चुनाव हार गए थे। ठीक है। सॉरी। देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय पूछे तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। और ये चुनाव हार गए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में फिंसवरी से चुनाव जीता था तो दादा भाई नेहरू जी ने। ये 1893 में नहीं, 1892 ईस्वी में जीता था। और किस पार्टी से लड़े थे? तो लिबरल पार्टी से। ठीक है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। ये भी सही है। फिर गलत कथन को चुनना है। ठीक है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, 17 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। तो ये गलत है। कब से प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ठीक है।
और ऑप्शन डी है बंगाल विभाजन को रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, किस अधिवेशन, देखिए ये दो क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? तो देखिए ये दादा भाई नेहरू जी ने जब कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जब वो कर रहे थे, तो उसी समय 1906 ईस्वी में इन्होंने स्वराज की मांग किया था। और स्वराज शब्द का अगर पूछे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिवेशन से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहीं से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुशीलन समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, पहला है ऑप्शन, इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे तथा मुख्यालय कलकत्ता थी। ठीक है, जिसे प्रथम नाथ मित्र को पीएन मित्र भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चलिए सिस्टर निवेदिता इसके कार्यकारिणी सदस्य थी, बिल्कुल सही है। 1906 में अनुशीलन का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। और इसका उद्घोष, हाँ मतलब इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था खून का बदला खून, ये भी सही है, तो सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो किस रूसी क्रांतिकारी से पेरिस में बम बनाना सीखे थे? तो ये निकोलस सफ्रांस्की, जो रूसी क्रांतिकारी था, इसी से हेमचंद्र कानूनगो ने बम बनाना सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो ये 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। ठीक है, तो दिया है कि खुदीराम से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, उसी को देखना है। ठीक है, चलिए जन्म 1889 1889 हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, सही है। मुकदमे का जज कौन था? तो कर्णव था। ठीक है, खुदीराम का वकील कौन था? तो कालिदास बोस, बिल्कुल सही है। और फांसी की तारीख 12 अगस्त 1908, तो नहीं, फांसी की तारीख जो थी ये 11 अगस्त 1908 ईस्वी को थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दिवस को खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? तो ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस ने किस जज की गाड़ी पर बम फेंका था? तो किंग्सफोर्ड की जज, ठीक है, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए है कि अदालत में 31 व्यक्तियों को 18 मई 1908 को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था, सही है। उस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई थे, बिल्कुल सही है। इस केस में अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे, ये भी सही है। और इस केस से बाहर निकल अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ऑरीविले आश्रम की स्थापना की थी, तो सभी सही है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑरीविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत की स्थापना किया था? तो ये 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19 अप्रैल 1911 को जैक्सन की हत्या के आरोप में किसको फांसी नहीं दिया गया था? तो ये शत्रुघ्न प्रसाद को फांसी नहीं दिया गया था। किन्हें किन्हें फांसी लगा था? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, विनायक नारायण देशपांडे और कृष्णजी गोपाल कर्वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, गलत कथन पर बोल रहा है ना। ठीक है, तो मतलब इनमें से कौन गलत है इसे चुनना है। तो देखिए इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र जो मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाले गए थे, बिल्कुल सही है।
1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया गया था इनके द्वारा, ये भी सही है। तो कोई इनमें से कोई गलत नहीं है, मतलब सब सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमा में 18 माह की सजा हुई थी तिलक जी को? तो ये 1897 ईस्वी में, ठीक है। 1897 ईस्वी में इन्हें 18 वर्ष की सजा हुई थी राजद्रोह के मुकदमे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कालखंड में तिलक मांडले जेल में रहे थे? तो ये 1908 से 1914 ईस्वी, 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष तिलक मांडले जेल में रहे थे, ठीक है। किस वर्ष चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी गई थी? तो ये 22 जून 1897 ईस्वी को, ठीक है। 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के पिता श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि क्रांतिकारियों के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो 1906 ईस्वी में जो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला था वो विपिन चंद्र पाल ने निकाला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी, बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता वकारुल मुल्क ने किया था, ये भी सही है। तो कोई इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था, इसका प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो देखिए मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था और इसका प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, ठीक है, 1908 ईस्वी में। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की 1908 की अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये सैयद इमाम के द्वारा की गई थी। बहुत मुस्लिम लीग से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब बहुत सारे एग्जाम में मुस्लिम लीग से एक क्वेश्चन रहता है, तो ये आप इसका अच्छे से देख के जाएंगे, ठीक है। जैसे मुस्लिम लीग की 1908 की अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये सैयद इमाम के द्वारा किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में किस वर्ष खोली गई थी? तो ये 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में खोली गई थी, ठीक है। जैक्सन को अनंत कन्हारे ने किस वर्ष गोली मारी थी? तो ये 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन को अनंत कन्हारे के द्वारा गोली मार दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में दिल्ली में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार आयोजन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए यह आयोजन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत में किया गया था, बिल्कुल सही है। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। फिर बंगाली भाषा क्षेत्रों को जोड़कर नवीन प्रांत बना, ठीक है। बिहार बंगाल से अलग हुआ और बिहार के साथ उड़ीसा सम्मिलित था, यह भी बिल्कुल सही है। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बना था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था? तो ये 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर बम फेंका गया था, ठीक है। वायसराय हार्डिंग बम कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, बिल्कुल सही है। इस घटना में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, बिल्कुल सही है। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे, ये भी सही है। और अमीचंद बालमुकुंद बसंत कुमार विश्वास और अवध बिहारी लाल को फांसी दिया गया था, ये भी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर कि उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ये 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। देखिए 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किया गया, बिल्कुल सही है। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल प्रथम मंत्री, ठीक है। और काशीराम क्या थे? तो कोषाध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष,
लाला हरदयाल प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को गदर को प्रकाशित किया गया जो उर्दू में था। ठीक है, अगला है 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। ये भी बिल्कुल सही है। आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन से समाचार पत्र गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या मारोगे? गदर। ठीक है, चलिए अगला है, इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर छपता था क्या? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। बिल्कुल सही है। तो हो जाएंगे उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, कामागाता मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किस वर्ष किराए पर लिया था? तो ये 1914 ईस्वी में बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाता मारू जहाज को किराए पर लिया था। ठीक है, कब? 1914 ईस्वी में। कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये 1915 ईस्वी में। ठीक है, 351 यात्रियों के साथ कामागाता मारू जहाज कब हुगली नदी पर पहुंचा था? तो 26 सितंबर 1914 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन में आंसर था ही नहीं, सारा ऑप्शन गलत था, तो ये 26 सितंबर 1914 को। और पूछता है कि किस नदी के तट पर पहुंचा था? तो ये हुगली नदी पहुंचा था। ठीक है, हुगली नदी के तट पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था? तो देखिए लखनऊ। ठीक है, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, इसी में कांग्रेस विभाजन रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए, और मतलब लखनऊ विभाजन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मजूमदार ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना तिलक के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। बिल्कुल सही है। तिलक ने अपनी पत्र मराठा जो अंग्रेजी में छपता था और केसरी जो मराठी भाषा में छपता था से प्रचार प्रसार किया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 274 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो एनी बेसेंट ने 1916 में अड्यार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। बिल्कुल सही है। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। बिल्कुल सही है। इस लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपनी दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के द्वारा किया था। यह भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो ये 1916 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1917 में चंपारण बिहार से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। गांधी जी चंपारण के किसान रामचंद्र शुक्ला मिले और वो अपनी व्यथा बता और वह व्यथा बता आने का न्योता दे। देखिए ये है कि गांधी जी चंपारण के किसान रामचंद्र शुक्ला से मिले। ठीक है, वह व्यथा बता आने का न्योता दिया। ठीक है, तो गांधी जी को रामचंद्र शुक्ला ने अपनी व्यथा बताई और उन्हें आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, चंपारण में नील की 3 कठिया खेती जबरन कराया जाता था। ये भी सही है। और नील की खेती का प्रकार कुर्तौली और कुश्ती कहलाता था। तो ये भी सही है। ठीक है, तो में से कोई गलत नहीं है। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना था। बिल्कुल सही है। स्वशासन धीरे धीरे कई चरणों में दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाना था। ये भी सही है। और 4 नंबर है कि विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। तो सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर कि उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का मैग्ना कार्टा मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत 1918 ईस्वी में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल किया था? तो ये 1918 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम बार भूख हड़ताल 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के
समर्थन में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान में रखेंगे। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो देखिए, इस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर माइकल ओ डायर था। ठीक है, अच्छा, ये पूछे कि गोली चलाने का ये मतलब किसने किया था? तो देखिए, जनसभा पर जो गोली चलाने का कार्रवाई मतलब चलवाया था वो आर.एच. डायर था, रिच डायर, R.E.H. डायर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन देकर फंसाता है। देखिए, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे तो सर माइकल ओ डायर हो जाएगा, और जनसभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो R.E.H. डायर ने चलवाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में किस भारतीय ने माइकल ओ डायर की मदद की थी? तो ये हंसराज नामक एक व्यक्ति था जो माइकल ओ डायर का मदद किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मदन मोहन मालवीय, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही है। 23 नवंबर 1919 हिंदू मुस्लिम संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, ये भी सही है। रॉलेट एक्ट का विरोध रविन्द्रनाथ ने नहीं किया था, ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन डी है जलियांवाला हत्याकांड एवं खिलाफत संयुक्त समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अच्छा, ये 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। और किस पुस्तक में कहा था? तो अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था? तो कांग्रेस के दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? तो ये मोहम्मद अली को। ठीक है, मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन स्थगित करते समय गांधी कहाँ थे? तो ये बारडोली में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ सरकारी खजाना लेकर जा रही 8 डाउन पैसेंजर को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया, बिल्कुल सही है। खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, ये भी सही है। 1927 को सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास मिला था, ये भी कथन सत्य है। मम्मनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, अभी अभी जो यूपी के सीएम है, ठीक है, योगी जी ने ये जो काकोरी कांड के नाम से जाना जा रहा है ना, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। ठीक है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया था, सही है। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय मारे गए थे, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन का दो दलों ने बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, वो कौन से 2 दल थे? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, इन दोनों दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, तो सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए किस तारीख को सॉन्डर्स मारा गया था? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स मारा गया था। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जब बहस हो रही थी पब्लिक सेफ्टी बिल पर। ठीक है,
जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बहस हो रही थी, तभी वहां बम फेंका गया था। ठीक है, जब असेंबली में बम फेंका गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो विठल भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, यही पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ, ठीक है, तो कितने समर्थक थे? 79। ठीक है, 79 समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। किस तारीख को पहुंचे और कितने दिन लगे थे? तो ये 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ठीक है, और 24 दिन लगे थे। ठीक है, चले कब थे? तो 12 मार्च 1930 को, और पहुंचे कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इनके बीच का जो दिन है वो 24 दिन लगा था इन्हें। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक कानून तोड़ा और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की तुलना किसने नेपोलियन के एल्बास के पेरिस यात्रा से किया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है। ठीक है, चलिए किस तारीख को गांधी इरविन पैक्ट हुआ जब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और इसी समझौता को दिल्ली समझौता। अच्छा, अगले क्वेश्चन में है कि गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। ध्यान में रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला है, दूसरा गोलमेज से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 चला था। सही है। गांधी जी सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। ठीक है, गांधी जी एसएस राजपूताना से लंदन गए तथा इटली को बेसेंटिया नामक पोत से वापस आए। इटली के बेसेंटिया नामक पोत से वापस आए थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, गांधी जी लंदन गए थे किस जहाज से? तो एसएस राजपूताना से। ठीक है, और वापस किस पोत से आए थे? तो इटली का जो बेसेंटिया नामक पोत था उससे वापस आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। ठीक है, और गांधी जी ने किस में भाग लिया था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर कौन सी सैनिक टुकड़ी ने गोली चलाने से मना कर दिया था? तो ये गढ़वाल रेजिमेंट जो था, इसने ही गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ध्यान में रखिएगा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में दरोगा के एग्जाम में मेंस में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन की कौन सी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन पटना में किया था? तो ये हुंकार पत्रिका थी। ठीक है, देखिए स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन की कौन सी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन पटना से किया था? तो ये हुंकार पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर एक नवीन गुट का गठन किया जिसे कहा गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किस वर्ष की थी? तो ये 13 मार्च 1940 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से प्रारंभ किया था। इसके तृतीय सत्याग्रही कौन थे?
तो ये इसके तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही पूछे तो विनोबा भावे, दूसरे कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त। तीनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो इसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को क्या किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को कौन से आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। दोनों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ठीक है, इसके अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव था। बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह भी सही है। इस प्रस्ताव में भविष्य में स्वतंत्रता का वादा का करार था। यह भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिक चेक कहा है। यह भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था? तो ये 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किया गया था? तो ये 1942 में जो वर्धा का जो अधिवेशन था। ठीक है, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहां मनाया गया था? तो ये देखिए, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस इलाहाबाद में मनाया गया था। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट में मैंने आप लोगों को 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।